Hello friends, today we will see Hereditary and Evolution Part 3. In that we will consider three topics: Darwin's theory of natural selection, Lamarckism and speciation. Now first of all we will introduce Charles Darwin. चार्ल्स डार्विन ये जो है इनका जन्म 1809 में हुआ था और 1882 में उनकी डेथ हुई थी। ये एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे और एक नेचुरलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने नेचर पर बहुत सारी पढ़ाई की थी और जो भी फ्लोरा और फौना ऑन अर्थ पर प्रेजेंट है उन पर भी उन्होंने बहुत सारा वर्क किया हुआ था। इन्होंने थियोरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था और उसी से नेचुरल सिलेक्शन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन, इसमें भी इन्होंने वर्क किया हुआ है। और इनका फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़, ये उन्होंने पब्लिश किया था, जिसमें ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये पूरा मेंशन उसमें किया हुआ है। डार्विन जब 22 साल के थे तब उन्होंने एक शिप पर जो दूसरे कंट्री में जाती है, ओशन से जाती है, उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया था। तो एक शहर से दूसरे शहर जाना इससे वो हमेशा 5 साल तक शिप पर ही जाते थे। तो शिप जहाँ जहाँ जिस आइलैंड पर जाता था वहाँ पे जो कोई भी अलग अलग प्रकार के वनस्पति या पशु उन्हें दिखते थे, सिंपल ऑर्गेनिजम्स उन्हें जो दिखते थे, उन पर उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे जहाज जिस जगह पर जाता था तो उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जैसे जगह बदलती है वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स, इनका स्ट्रक्चर, इनका टाइप भी वहाँ पर बदल जाता है। इसलिए जब वो वहाँ से वापस आए तो उन्होंने देखा कि जैसे एनिमल्स और प्लांट्स अलग अलग होते हैं, उनकी हिस्ट्री उन्होंने कलेक्ट की और उस पर उन्होंने ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़ ये बुक पूरा लिखा। और ये जो बुक है ये इसी बुक को हम लोग एक मेन बेसिक बुक मानते हैं, जिससे सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ ये हम लोग पढ़ सकते हैं। कैसे प्लांट्स तैयार हुए, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये पूरा हम लोग इस बुक से जान जाते हैं। और ये बुक लिखा हुआ था चार्ल्स डार्विन ने। अब उन्होंने दिया हुआ है कि जो कुछ भी यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन होता है तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक थियरी दी है, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि उत्क्रांति कैसे हुई है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। मीन्स क्या होता है कि जैसा खुद एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसा ही अपना ऑफस्प्रिंग तैयार करता है, ठीक है। उसको हमने कहा हुआ है रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। मीन्स जैसा रोज़ का प्लांट है तो रोज़ ही हमें वहाँ पर उसके बर्ड्स रोज जो होंगे वो रोज़ की होगी। जैसे शिप का एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो शिप के बच्चे किसके जैसे होंगे, शिप के जैसे ही होंगे, बट उसमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा हुआ है कि देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन विथ ईच अदर और स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल। मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर जीवित रहता है तो उसको जीवित रहने के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए उसे कंपटीशन करनी पड़ती है। उसको खाना मिलने के लिए कंपटीशन करनी पड़ेगी, या उसको जो उसके शत्रु थे उससे संरक्षण मिलने के लिए उन्हें कंपटीशन करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ फैक्टर्स के लिए उसको हमेशा कंपटीशन करती रहनी होती है। देन थर्ड, ऑर्गेनिज्म दैट शोज इसेंशियल मॉडिफिकेशन फॉर सर्वाइवल सस्टेन वाइल रिमेनिंग फर्निश। मीन्स जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, अगर वो ऑर्गेनिज्म वो मॉडिफिकेशन खुद के बॉडी में एडप्ट कर सकता है, उसमें वो सस्टेन कर सकता है, तभी वो जिंदा रहेगा। अदरवाइज वो स्पीशीज़ जो होती है दैट विल गेट डिमिनिशेस, वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो फिश दिख रही है हमें, ये फिश क्या होती है, यहाँ पर ये फिश पहले उसका साइज शेप अलग था, लेकिन उसको अगर पानी में रहना है तो उसको अपना बॉडी शेप बोट शेप बनाना है, जो दोनों एंड से नैरो हो और बीच में वो ब्रॉड हो, उस तरीके से उसे बनाना है। ऐसे अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपको
जो बॉडी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मॉडिफिकेशंस होते जाते हैं, एंड विद दैट मॉडिफिकेशन दे कैन सर्वाइव. देन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड एलिमिनेशन ऑफ द मिसफिट इज अ नेचुरल सिलेक्शन. जो फिट होगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो रह सकता है, उसके ऑफस्प्रिंग तैयार होकर वो स्पीशीज नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ सकती है. बट जो फिट नहीं है, जो मिसफिट है, वो नेचुरल सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा. वेल एडप्टेड सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मच मोर ऑफस्प्रिंग एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज हैविंग स्पेसिफिक कैरेक्टर. मीन्स जो सस्टेन कर सकता है ऑर्गेनिज्म, वो क्या होगा, वो रिप्रोड्यूस होकर खुद के जैसा या जो नए कैरेक्टर्स उसमें आ रहे, जो नए जीन्स उसमें आए हुए हैं, उसके साथ वो न्यू स्पेसिफिक कैरेक्टर वाला ऑर्गेनिज्म तैयार हो सकता है. और अगर सस्टेन नहीं हो पा रहा है तो वो स्पीशीज वहीं पर खत्म हो सकती है. दिस इज अबाउट दीज पॉइंट्स आर कंसिडर फॉर द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. अब यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल आपको लिया हुआ है. यहाँ पर कुछ बेटल्स है, जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो बेटल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये जो 12 बेटल्स हमने लिए हुए हैं, ऑल दीज आर ऑफ सेम कलर, सभी रेड कलर के हैं. वही अगर आप सेकंड इसमें देखते हो, यहाँ पर एक क्या हुआ है, एक जो बेटल है वो यहाँ पर ग्रीन कलर का हमें दिख रहा है. ठीक है, मीन्स वो क्या हो गया, यहाँ पर अलग हो गया. अब यहाँ पर हमने क्या देखा है, दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मीन्स ये क्रो ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक जो अलग टाइप का बिटल था वो बिटल उठाकर उसने इस फॉर्मेट में उसे फिट कर दिया. तो एक अगर आता है तो दैट मीन्स देयर इज अ वेरिएशन. ओके, देन एक सिंगल भी अगर वेरिएशन यहाँ पर आता है तो नेक्स्ट पिक्चर में आप देखोगे कि यहाँ पर ग्रीन पेटल्स जो हैं उनका नंबर यहाँ पर बढ़ गया है, और रेड पेटल्स जो है उनका नंबर यहाँ पर कम हो रहे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें आपको क्या हुआ, ये फेवरेबल वेरिएशन यहाँ पर हो गया, और जो फेवरेबल कंडीशन में है वो यहाँ पर रह सकता है. अब फिर से यहाँ पर क्रोज आते हैं. वो क्रोज क्या करेंगे, वो जो रेड पेटल्स है उनको यहाँ पर वो खा सकते हैं. क्यों, तो प्लांट्स जैसे हमारे ग्रीन होते, तो ग्रीन प्लांट्स में ये जो हमारे ग्रीन बेटल्स हैं, ये बेटल्स सस्टेन कर सकते हैं, वो इजीली क्रो को नहीं दिखेंगे, इसलिए वो सस्टेन हो जाएंगे. बट रेड वाले जो बेटल्स है वो क्या हो सकते हैं, दैट कैन बी इजीली सीन बाय द क्रोज, और इसीलिए क्रोज क्या करेंगे, उनको खा लेंगे और उनका नंबर यहाँ पर कम होते जाएगा. तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है. एंड फाइनली जब आप देखते हो, फिर से जब से ये मल्टीप्लिकेशन होते जाएगा, फिर से उसका रिप्रोडक्शन होते जाएगा, तो उस कंडीशन में हमें सिर्फ ग्रीन बेटल्स ही यहाँ पर दिखेंगे. मीन्स क्या हो गया, जो हमारे रेड बेटल्स थे वो कम्प्लीटली वैनिश हो गए, दे आर नॉट एबल टू सस्टेन, वो उसमें सस्टेन नहीं हो सके, और इसीलिए बाद में हमें जो बेटल्स यहाँ पर मिल रहे हैं, दीज बेटल्स आर ऑल ऑफ ग्रीन कलर. तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा है, डार्विन्स थियरी में, डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में उन्होंने कहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट हैं, दोज हु आर एबल टू सस्टेन, दोज आर एबल टू डू मॉडिफिकेशन इन देमसेल्फ, दे आर सर्वाइव, वही वहाँ पर सर्वाइव हो सकते हैं. अदरवाइज जैसे यहाँ पर रेड बेटल्स जो थे वो निकल गए हैं, उसी तरीके से बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स के स्पीशीज होते हैं वो भी उसमें से वैनिश हो जाते हैं. देन अब ये जो डार्विन्स ने नेचुरल सिलेक्शन की थियरी दी हुई है, उस थियरी में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस उसमें हैं. ये ऑब्जेक्शंस हम लोग देखेंगे कि उसने जो कुछ भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए जो बताए हुए हैं, सिर्फ वही फैक्टर इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ऐसा नहीं है. ठीक है, उसने पूरे के पूरे फैक्टर्स बताए थे क्या, नहीं, जितने उसने बताए हुए थे उतने फैक्टर्स ही इस इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं. देन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल
एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन वॉज नॉट प्रोवाइडेड बाय डार्विन। जो यूजफुल मॉडिफिकेशंस हैं उसके बारे में, और जो यूजफुल नहीं, क्योंकि एक अगर हम लोग कोई मॉडिफिकेशन देते, जो यूजफुल मॉडिफिकेशन है वो एक ऑर्गेनिज्म के लिए अगर यूजफुल है तो दूसरे के लिए वो यूजलेस हो सकता है। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट्स हैं, वहाँ पर डार्विन ने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ था। दैट इज द सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ डार्विन्स थियरी। देन कॉजेस ऑफ स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन। जो जैसे हम लोग देखते हैं कि इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, तो ये स्लो प्रोसेस क्यों है? उसके बाद उसमें चेंजेस जो हो रहे हैं वैसे अलग अलग चेंजेस, किसी इसमें कुछ चेंजेस दिखते हैं, किसी स्पीशीज में दूसरे अलग से चेंजेस दिखते हैं। तो ये चेंजेस क्यों दिखते हैं, ये सभी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डार्विन ने नहीं दिया हुआ था। दीज आर द 3 डिफरेंट ऑब्जेक्शंस और ड्रॉबैक्स ऑफ डार्विन्स थियरी। नाउ नेक्स्ट वी विल सी दैट इज लैमार्किज्म। अब लैमार्किज्म जो है, तो जीन बैप्टिस्टे लैमार्क, ये जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, और उसने यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इस पर उसने स्टडी। मीन्स एक अगर आप ऑर्गेनिज्म लेते हो तो वो ऑर्गेनिज्म जो उसके ऑर्गन्स हैं उसका अगर वो रिपीटेडली यूज कर रहा है, उसको वो यूटिलाइज कर रहा है, तो उसके वो कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते जाएंगे। और अगर वो उसका यूज नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन होगा तो उस जनरेशन में वो जो कैरेक्टर है वो वैनिश होगा या डिमिनिश होगा। इस पर उसने स्टडी की हुई है। इसलिए उसका मेन प्रिंसिपल क्या था? यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, और उसी पर बेस उसने दी हुई है इनहेरिटेंस एंड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, मीन्स जो कुछ भी नए कैरेक्टर आ रहे हैं तो उसको उसने कहा हुआ है एक्वायर्ड कैरेक्टर। और ये जो पूरा कंसेप्ट है ये इसी के नाम से, जो हमारा साइंटिस्ट है जीन बैप्टिस्टे लैमार्क, उसी के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमने उसको कहा है लैमार्किज्म। इसको अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ही प्रपोज्ड प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स and the theory of inheritance or ancestry of acquired character. His concepts are known as Lamarckism. Then उसको एक्सप्लेनेशन कैसा कर देखेंगे अब लोग कि जो हर कोई ऑर्गेनिज्म है वो क्या करना चाहता है, वो रिप्रोड्यूस होना चाहता है, वो अपनी नई स्पीशीज या नई ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं उनको वो फॉर्म करने की हमेशा कोशिश करना चाहता है। बट जो उसका पूरा टाइम है, लाइफ टाइम है, तो उस लाइफ टाइम में वो कुछ कैरेक्टर एडप्ट करता है, ठीक है, और उसमें मॉडिफिकेशंस भी वो करता है। तो ये जो कोई भी जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं, दीज मॉडिफिकेशन आर पास्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, उसने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन उस ऑर्गन का यूज करके या डिसयूज करके उसने कोई मॉडिफिकेशंस अपने बॉडी में लाए हुए हैं। तो ये जो कुछ भी मॉडिफिकेशंस हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पर हमें मिलेंगे। तो उसी को हम लोग कहते हैं लैमार्किज्म, और उसी तरीके से उसमें चेंजेस हो जाते हैं। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इस पिक्चर में, जिराफ। पहला वाला जो जिराफ है उसकी हाइट कैसी है? कम है। देन दूसरे में उसकी हाइट बढ़ गई है, तीसरे में और ज़्यादा है, और चौथे में सबसे ज़्यादा है। अब आप लोगों को पता है कि जिराफ की जो नेक होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। क्यों होती है? ताकि वो ऊपर के पेड़ के ऊपर में जो हरी पत्तियां है उससे वो खा सके। बट अगर हम लोग बहुत पहले वाले अगर हम लोग जिराफ देखते हैं तो उनकी नेक उतनी ज़्यादा लंबी नहीं थी। बट वो वाले जिराफ ने, जैसे फर्स्ट वाला जिराफ हमने यहाँ पर देखा, तो ये फर्स्ट वाले जिराफ ने अगर यहाँ पर वो कोशिश कर रहा है ऊपर वाले पत्ते खाने की, तो इसकी नेक बड़ी है क्या? नहीं। बट अगर ये ऊपर के पत्ते खाने की कोशिश कर रहा है तो इसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, यहाँ पर आपको इसकी नेक की लेंथ क्या हो रही है? थोड़ी ज़्यादा ऑब्जर्व हो रही है। क्यों?
तो ये जो मॉडिफिकेशन, ये जो रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर, तो इसने क्या किया कि अपनी नेक ऊपर कर करके उसका यूज़, उस ऑर्गन का उसने यूज़ किया हुआ है, इसलिए वो मॉडिफिकेशन उसके नेक्स्ट जनरेशन में हमें दिखता है। और वैसे ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जिराफ की नेक तो बहुत बहुत लंबी होती जाती है और उसकी वजह से वो ऊपर के पत्ते खा सकता है। ओके, दिस शोज दैट देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ नेक ऑफ द जिराफ। इसी को उसने क्या कहा है, लैमार्किज्म कहा हुआ है। नाउ सेकेंड इज, जो स्नेक्स होते हैं उनको अपने पैर देखे हुए हैं क्या? सांप को पैर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। बट जब पहले अगर हम लोग देखते हैं, कुछ सदियों पहले अगर हमने देखा, कुछ जनरेशन्स पहले अगर हमने देखा, तब सांप को भी पैर थे, बट वो रेप्टाइल करके है। उसको जब अपने बिल में जाता है तो वो बिल में जाते रहते उसको अपने पैर का जो उपयोग करना था वो उसने नहीं किया था। और इसीलिए जब नेक्स्ट जनरेशन आते गए तो ये जो सांप के पैर हैं वो कम्प्लीटली वैनिश हो गए। वो नेक्स्ट जनरेशन में हमें दिखते हैं क्या? वो वहाँ पर नहीं दिखते हैं। अगर आप अभी एग्जाम्पल देखते हो, डक, ठीक है, डक क्या होता है, पानी में रहता है, तो उसको अगर स्विम करना है तो वो उसके ये क्या होते हैं, पैर कैसे होते हैं, वेब्ड पेज होते हैं, वेब्ड लेग होते हैं। इस जो नाखूनों के उसके बीच में वहाँ पर एक थिन लेयर ऑफ द स्किन प्रेजेंट रहता है और ये उसको स्विम करने के लिए यूजफुल होते हैं। बट पहले ऐसा हुआ करता था क्या? नहीं, वो ज़्यादा वेब्ड नहीं थे। बट जैसे जैसे वो डक स्विम करते गया तो उसमें वो मॉडिफिकेशन आ गया कि उसके पैर जो है, उसके हाइंड लिम्स जो हैं वो वेब्ड हो गए, उसकी स्किन जो है वो ज़्यादा थिक होती गई और डक्स जो है वो इजीली स्विम कर सकते थे। सिमिलरली फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर वो कंटिन्यूसली अपने हैंड्स यूज कर रहा है हैमरिंग के लिए आयरन स्मिथ, तो उसको क्या हो जाएगी, उसके आर्म्स जो है वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। देन फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक emu एंड ऑस्ट्रिच हैव वीक विंग्स एज दे डू नॉट फ्लाई। ठीक है, अगर बर्ड्स अपने विंग्स यूज़ नहीं करते हैं उड़ने के लिए तो उस कंडीशन में उनके भी विंग्स जो होते हैं, उनके पंख जो होते हैं वो वीक बन जाते हैं, कमज़ोर बन जाते हैं और उसकी वजह से वो बाद में नहीं उड़ सकते हैं। दिस इज़ अबाउट द लैमार्किज्म। बट अब ये जो लैमार्किज्म है उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है। ठीक है, जैसे उसने कहा था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे उसके ऑब्जेक्शंस अगर हम लोग देखते हैं तो जो ऑर्गन डीजेनरेट हुए हैं और जो यूज़ होते हैं वो इवॉल्व होते हैं, तो सभी जगह पर ये सभी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। वहाँ पर कुछ उन्होंने उसमें अपोज भी किया हुआ है और ये जो मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं वो हमेशा नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो गए ही, इस पर कुछ भी रिमार्क उसे नहीं मिला हुआ है। ओके, दैट इज द मॉडिफिकेशन फॉर्म्ड आर नॉट ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। दीज टू आर द ऑब्जेक्शंस टू लैमार्किज्म। और ये बाकी के साइंटिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए इस थियरी को ज़्यादा यहाँ पर वेटेज भी नहीं मिला हुआ है। मीन्स अगर हम लोग आगे चलकर देखते हैं तो हमें लैमार्किज्म की जो थियरी है उसको हम लोग इवोल्यूशन पढ़ने के लिए मानते नहीं हैं। देन एंसेस्ट्री और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, अब उनके बीच में जो कैरेक्टर्स है दैट कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा में जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वही सेम हमारे इसमें भी कुछ ना कुछ दिखते हैं। इधर आंखें सेम होगी या कुछ, जैसे आप देखते हो कि किसी के मम्मी के बाल अच्छे तो लड़की के भी बाल अच्छे होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी दिखते हैं, वो एक्वायर्ड करते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। देन स्पेशिएशन। स्पेशिएशन मीन्स क्या होता है,
अब नया जो कुछ भी स्पीशीज हमें मिला है, आइदर इट इज़ ऑफ प्लांट और इट इज़ ऑफ एनिमल, जो भी नया स्पीशीज फॉर्म हुआ है तो उसको तैयार करने के लिए वो जो प्रोसेस होती है, जनरेशन ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम इट्स ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम इट्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इट इज, उसको हमने क्या कहा हुआ है, दैट इज द स्पेशिएशन। और स्पीशीज क्या होता है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द स्पीशीज। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम अर्लियर वंस इज कॉल्ड स्पेशिएशन। अब सभी स्पीशीज जो होते हैं उसमें ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, बट सभी स्पीशीज में कुछ ना कुछ, जैसे अगर जियोग्राफिकल कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, उनकी खाने की आदतें जो होती है, उनका हैबिटेट जो होता है, देन रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो होती है, जो कोई पीरियड उसका हो, ये सभी जो है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्पेशिएशन प्रोसेस। अब स्पेशिएशन जो होता है वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। तो उसमें फर्स्ट आप देखोगे जेनेटिक वेरिएशन, ये फर्स्ट फैक्टर है। देन जियोग्राफिकल चेंजेस, अगर आप देखोगे तो जियोग्राफिकल चेंजेस, कहीं पर वेदर अगर चेंज हो रहा है, उसके जियोग्राफिकल कंडीशन, जैसे यहाँ पर पानी है, कुछ हिल्स है, ऐसे इसमें जियोग्राफिकल कंडीशन अगर चेंज होती है तो भी यहाँ पर स्पेशिएशन प्रोसेस में ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये भी चेंज होते हैं। देन रिप्रोडक्टिव चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं, जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ये 4 फैक्टर्स जो हैं दीज विल डिपेंड्स फॉर द स्पेशिएशन। जेनेटिक वेरिएशन, जियोग्राफिकल चेंजेस, रिप्रोडक्टिव चेंजेस एंड जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव isolation for a long period.